नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सुबह ही सुबह जब आंख खुली तो उनके ट्रुथ पर मैसेज पड़े हुए थे और काफी तड़के भारत के हिसाब से उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया। शुरू में लगा कि कहीं वैसी ही गलती तो नहीं कर रहे हैं जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच में कर दी थी, क्योंकि इधर कुछ मजाक भी चल निकले हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। और वो मजाक ये हैं कि वो क्रेडिट लेने के फेर में और शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के फेर में कई बार जल्दबाजी में इस तरह की एक तरफा घोषणाएं कर रहे हैं। अब उसको कन्फ्यूजन कह लीजिए, या जब युद्ध छिड़ा हुआ होता है दो ताकतों के बीच में, दो देशों के बीच में, तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो तुरंत उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं। कुछ कुछ हरकतें हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, और वैसा ही कुछ ईरान और इजराइल के बीच में भी देखने को मिला। ईरान की तरफ से ट्रंप के घोषणा करने के बावजूद, सीज फायर का ऐलान करने के बावजूद मिसाइलें दागी गई। करीब 6 लोग इजराइल में मारे गए, जिनमें उनका एक सैनिक भी था। इसके बाद तेहरान पर अटैक करने का आदेश इजरायली सेना को मिला और उधर से भी जो जंगी जहाज हैं वो उड़े। मिसाइल के जरिए भी अटैक करने का प्रयास किया गया। और हमने ये देखा कि मीडिया में, कैमरों पर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार नेतान्याहू पर बरसते हुए दिखाई दिए, गुस्सा करते हुए दिखाई दिए। और बाद में यह भी सूचना आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतान्याहू को फोन किया है। फोन पर उन्हें युद्ध विराम के लिए, उसका पालन करने के लिए कहा, तो नेतान्याहू ने कहा कि मैं युद्ध रोकने में असमर्थ हूं, क्योंकि उधर से प्रोवोकेशन किया गया है, उकसाने की कार्रवाइयां हुई हैं। यहां तक बातें आई, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब ईरान और इजराइल दोनों ही सीज फायर पर अमल कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब सीज फायर हो गया है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत ए.के. श्रीवास्तव, मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रीवास्तव, नमस्ते, बहुत स्वागत है नमस्ते। आपका। थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, बीच में कुछ, शुरू में कुछ कंफ्यूजन रहा, या कुछ ऐसे एलिमेंट रहते हैं हर जगह जो इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि 12 घंटे का सीज फायर, उसके बाद ये 24 घंटे में परिवर्तित हो जाएगा, दोनों तरफ से, यानी ईरान की तरफ से शुरुआत होनी थी और फिर इजराइल को उस पर अमल करना था। इजराइल की तरफ से शुरू में कोई वार नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने ही एक तरीके से सीज फायर तोड़ दिया और उन 12 घंटे के भीतर ही मिसाइलें दाग दी इजराइल पर। ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल। देखो, कुछ सब पहले हम ये देखते हैं कि ये सीज फायर कैसे किया गया। देखो, जिस प्रकार से दोनों तरफ से लड़ाई चल रही थी, और जैसे अमेरिका ने 3 इसके न्यूक्लियर साइट को बर्बाद किया, B-2 बम्बर्स ले जाके, JBU-57 जो कि एक प्रकार सबसे बड़े बॉम्ब हैं, उनको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब बोला जाता है, 30,000 पाउंड के हैं और वो 60 मीटर तक अंदर घुस सकते हैं, और अगर टैंडम में फायर किए जाएं तो वो करीब 80 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो 7 जो B-2 बम्बर्स हैं वो फ्लाई करते हैं अमेरिका से, और 18 से 20 घंटे की नॉन स्टॉप एक प्रकार फ्लाइट से वो एंटर करते हैं ईरान के एयर स्पेस में, और 3 जो साइट्स हैं उस पे हमला करने का मतलब कि उन्होंने 2 साइट पे किया है।
फोर्दो और बेकिन नतांज में। और इसी समय इफ्शान को टारगेट किया जो सबमरीन थी बेसिकली पर्शियन गल्फ में टोमाहोक मिसाइल से, और इन तीनों को ऑलमोस्ट काफी डैमेज किया। जो भी चीज उसके अंदर वहां थी वो लगता है नॉन यूजेबल हो गई। तो ये सच्चाई है कि जब ऐसा हुआ तो ईरान ने पलटवार तो करना ही था। अब बात थी कि ईरान अगर पलटवार करेगा तो क्या कर सकता है। पलटवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि जो अमेरिका की बेसिस है मिडिल ईस्ट में, जो कि करीब करीब 18 से 20 हैं और उसमें 8 परमानेंट है, वो किसी न किसी पे हमला करेगा। और अगर हमले में कैजुअलिटी हो जाती है, जैसे हमने परसों भी बात की थी, तो फिर अमेरिका उस पर बहुत जोरों से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि अमेरिका कैजुअलिटी नहीं ले सकता और जो पब्लिक ओपिनियन है डोमेस्टिक, वो बहुत अगेंस्ट हो जाती है गवर्नमेंट के। तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं तो हमला होगा, मगर ये सच्चाई है कि एक फेस सेविंग हुआ कि ईरान को भी लगा कि अगर उसने हमला किया और कोई कैजुअलिटी होगी तो फिर ईरान के ऊपर बड़े जोरों से हमले होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईरान की है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आज पूरे के पूरे ईरान की जो एयर स्पेस में एयर स्पेरिटी इजराइल की है। इसका मतलब इजराइल कुछ भी कर सकता है बाय एयर पावर, और इसमें कोई शक नहीं। इजराइल का जो एयर कॉम्बैट पावर है वो ईरान से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, जबकि ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स। तो ये सच्चाई है, कोई फेस सेविंग मिलना था और वो फेस सेविंग इसी तरीके किया गया। कतार इस चीज में इन्वॉल्व हुआ और सोच विचार किया कि जो कतार के अंदर अल फिदैल जो है एक प्रकार से बेस, जहां पर 8 से 10 हजार सैनिक भी हैं, उनको टारगेट किया जाए और कहने के लिए, और वो कतार को बता दिया था और अमेरिका को भी पता था। तो पहले तो वहां से सैनिक जो थे वो सारे के सारे मूव कर दिए गए थे, और इसके साथ साथ जो जितनी भी मिसाइल थी वो इंटरसेप्ट कर ली, क्योंकि पता था कतार को, कतार का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। तो ये सच्चाई है, ये अल उदैद एयरबेस पे इन्होंने हमला किया था। तो जब ये कार्रवाई हुई तो एक प्रकार से ईरान ने भी अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी वो दिखाया कि जितनी एक प्रकार बॉम्ब्स डाले गए थे हमारी टेरिटरी पे अमेरिका द्वारा, हमने इतनी ही मिसाइल वहां पर छोड़ी हैं, ये अल उदैद जो एयरबेस है। तो इसके बाद अमेरिका जो स्विंग में आया, और ये सच्चाई है अल उदैद एयरबेस पे कोई ज्यादा क्षति नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और सारे के सारे मिसाइलें इंटरसेप्ट होगी। कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये लड़ाई अब लंबी चले, क्योंकि वो जानता है ये लड़ाई लंबी चलेगी तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अमेरिका इस लड़ाई में नहीं आना चाहता था। उसकी मजबूरी थी कि अगर फोर्दो के जो न्यूक्लियर साइट को बर्बाद करना है तो वो जो है GBU-57 बम से हो सकता है वो B-2 बम्बर्स ही ले जा सकते हैं, और B-2 बम्बर अमेरिका के पास ही है। तो यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चली और कतार से बातचीत, क्योंकि कतार का और ईरान का बहुत ज्यादा अच्छा दोस्ती है और कतार निगोशिएशन कराने में माहिर है। सूडान की भी कराई आप देखें, पहले इसकी जो तालिबान के साथ कराई थी अमेरिका की, वो भी कतार में ही हुई थी, और अभी भी ये कतार ही लगा हुआ था इसके अंदर की कोई ना कोई बातचीत से कोई ना कोई नतीजा निकले। तो कतार ने ईरान से बात की, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने डायरेक्ट बात की नेतन्याहू से, वो भी माने कि ईरान अगर मान जाता तो हम भी बंद कर देंगे। उधर से ईरान ने भी बोला इजराइल अगर मानता तो हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि उनको दोनों को पता है कि अब ये नॉन प्रोडक्टिव है, ये लड़ाई से नुकसान होगा। इजराइल को लगता है कि उसके जो स्टेटेड एम थे कि भाई जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो उसको बर्बाद करना, जो ईरान के हैं, और आने वाले समय में वो न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, और वो उनको लगता है कि वो जो स्टेटेड एम है वो उन्होंने अचीव कर लिया है। और काफी हद तक इसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ईरान की
वो उन्होंने डैमेज कर दी है। और इसी प्रकार से जो ईरान था उसको भी लगा कि भाई उसने भी लड़ाई के अंदर हार नहीं बल्कि जीत हुई है। जिस प्रकार से उसने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया कि हमने पलटवार किया और पलटवार बड़े जोरों से किया। तो मुझे लगता है इसको मद्देनजर से दोनों जो हैं वो सीज फायर के माने। और इसी प्रकार से फिर डोनाल्ड ट्रंप वो जो है उसको ट्वीट कर देते हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब जो क्वेश्चन आपका था बड़ा इंपॉर्टेंट कि दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशन हो रहे थे और इनिशिएटिव ईरान को लेना था, पहले उसने सीज फायर करना था फिर इजराइल। तो यह सच्चाई है कि ऐसे मौके पे आप एक कंफ्यूजन का दौर रहता है जब सीज फायर होती है। अगर मुझे जो पास्ट एक एक्सपीरियंस फौज का 40 साल का है और मैं 2 लड़ाई लड़ चुका था, मुझे मालूम है कि जैसे सीज फायर होता 3-4 घंटे दोनों एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हम और कर लें इस सीज फायर के खत्म होने से पहले और किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह का एक माहौल पैदा होता है। तो यहाँ पर भी ये सच्चाई है, ईरान ने पहले वायलेट किया सीज फायर और फिर इजराइल ने भी किया और डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत नाराज थे क्योंकि वो चाहते हैं कि सीज फायर को अपनाया जाए, दोनों देश इसको माने और जिससे शांति पैदा हो और फिर बातचीत का दौर स्टार्ट होगा जिसके अंदर शायद कोई न्यूक्लियर डील के बारे में बात होगी कि आने वाले समय में जो बात चल रही थी पहले दोहा में चलनी थी, जो 6th राउंड टॉक वो रह गई थी। तो ये सच्चाई है, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब आज ये डर था सबके में और मैंने एक बड़ा क्वेश्चन लिख के भेजा था सभी मीडिया हाउस को कि भाई विल द सीज फायर होल्ड ऑन। तो सच्चाई यह है कि क्या सीज फायर होल्ड ऑन करेगा। कुछ एक समय ऐसा लग रहा था कि ये सीज फायर नहीं होल्ड ऑन करेगा, मगर अल्टीमेटली ये होल्ड ऑन किया है और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगाती अगर ये लड़ाई बढ़ती और उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक कंफ्यूजन पैदा हो गई थी और हो सकता था कि ऑयल के रेट्स बढ़ते, तो पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए के बरखलाफ था। अब मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है चौधरी साहब। और शिवाज सर, जैसा आपने संकेत भी दिया है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता तो कई तरह की दिक्कतें बहुत सारे देशों को होने वाली थी। क्रूड की सप्लाई जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान से होती रही है, हालांकि जो उसकी क्षमता है उसका 4% ही घट करके रह गया था तमाम तरह की पाबंदियों के चलते। फिर भी एक असर तो पड़ना था। और दूसरे ये कि चाहे इजराइल कितना भी शक्तिशाली हो, पहले ईरान के प्रॉक्सीज से निपट रहा था, वो बहुत लंबे समय से युद्ध में ही है और अब ईरान के खिलाफ उसने कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो इजराइल भी एक तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और ईरान का भी जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी डगमगा गया था और बहुत सारी मिसाइलें, ऐसा सूचना है कि इजराइल ने नष्ट कर दी थी और उसके लॉन्चर भी। हाँ देखो सच्चाई है कि क्या पाया क्या खोआ, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि इजराइल ने क्या पाया। देखो ये जो 12 दिन की लड़ाई में ही नहीं, इससे पहले जो लड़ाई चल रही है कि इजराइल ने सबसे अच्छा क्या किया। देखो पहली बात तो हमें यह समझना पड़ेगा ये लड़ाई इजराइल ने नहीं शुरू की, ये इजराइल के ऊपर थोपी गई है 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने एक जेनोसाइड किया था, जब वो अंदर घुस के उसने 200 से ज्यादा लोगों को मारा और करीब 1200 के करीब लोगों को मारा और 200-250 को वो बंदी बना के ले गए। तो ये कहाँ की इंसानियत है। तो ये सच्चाई है कि इजराइल को तो पलटवार करना ही था और उसने किया और ये बहुत अच्छी बात है उसने किया और उसने जो हमास है उसकी कमर तोड़ दी, इसमें कोई शक नहीं। आज हमास के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ईरान की मदद कर पाए और इसी प्रकार से हिजबुल्लाह जो कि लेबनान के है, सदर लेबनान में जो प्रॉक्सी है ईरान की, जो कि एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, वो उसको भी कमर तोड़ दी। वो उसने भी कोई भी हरकत नहीं की ईरान की मदद देने के लिए। इसका मतलब ये 5-6 महीने जो लड़ाई चल रही थी, जो काफी टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा, इसमें उसने हिजबुल्लाह और हमास जो प्रॉक्सीज हैं
ईरान के उनकी कमर तोड़ दी। कहीं तक थोड़ा बहुत हौती रिबल ने कुछ हरकत की है, मगर हौती रिबल भी जो यमन से है उसकी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी डिग्रेड हुई। तो इजराइल को क्या मिला? इजराइल ने एक तो इन तीनों प्रॉक्सीज की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफी कमजोर किया है। दूसरा, आपने बहुत अच्छा बोला था कि ईरान ने जो इजराइल ने जो ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर काफी बड़ा धक्का और डेंट लगा। ये कहना कि भाई उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्कुल बर्बाद कर दी, वो शायद गलत होगा। हो सकता है उसने जो 400 केजी एनरिच यूरेनियम उस साइट से निकाल के कहीं और ले जाओ, मगर ये सच्चाई है। उसके जो सेंट्रीफ्यूगल हैं उनको भी डैमेज हुआ है। अगर ईरान दोबारा डर्टी बम भी बनाना चाहेगा जो 60% की जो इनरिचमेंट से ज्यादा जो जरूरत नहीं पड़ती 90 तक ले जाने की, मगर वो अभी उसके पास ये काबिलियत इमीडिएटली नहीं है। उसको 2-3 साल क्या बिल्कुल पीछे ले गए हैं। तो ये इजराइल को एक प्रकार से गेन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा, क्योंकि ये उसके एग्जिस्टेंस की थ्रेट है। क्योंकि ईरान तो उसको मानता ही नहीं है। वो कहता है डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और वो कहता है कि इजराइल को तो सरवाइव करने का हक ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे अलाउ कर सकता है इजराइल? और इसलिए मुझे लगता है कि इजराइल ने ये महसूस किया कि इस लड़ाई में कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी भी डेंट हुई है, उसकी मिसाइलें में ही उसके जो लॉन्चर हैं, जो स्पेशली लॉन्चर, उनमें बहुत ज्यादा उसको नुकसान हुआ। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खोखला कर दिया इसने, और इस प्रकार से उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचाई है। और वो अगर अगले 2-3 साल उसको लगेंगे कि दोबारा उस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, तो मुझे लगता है इजराइल को ये मिला। अब जब बात आती ईरान की, देखो ईरान ने भी क्या ये सच्चाई है, ईरान ने जो प्रॉक्सी खड़ी की थी, जो ये समझता था ईरान की मैं इन प्रॉक्सी से लड़ूंगा, वो प्रॉक्सीज ने दिख गया कि प्रॉक्सी जो है वो खोखली है, वो ज्यादा नहीं चल पाई। एक जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है हमास, और जो दोनों शिया हैं हिजबुल्ला और होती, वो चल नहीं पाए ज्यादा। दूसरी बात यह है कि उसकी खुद की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं चली। उसके पास एक बहुत वीक एयर पावर है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है। उसकी जो शक्ति है वो उसकी मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसने उनसे हमला किया और काफी क्षति भी पहुंचाई है इजराइल में, टेलवीव में, हाफिया में भी, और जेरूसलम में भी, बाकी उसमें भी। क्योंकि वजह यह है कि जो इसके पास हाइपरसोनिक भी मिसाइल हैं, जो सेजेल और फतेह 2, फतेह 3, उन्होंने नुकसान दिया, और शाही ड्रोन भी हैं। तो ये मानना पड़ेगा ईरान के पास इस चीज का भंडार था, और लास्ट 3-4 दिन में इसने इजराइल पे भी काफी मार की है। तो ये भी मान के चले कि भाई ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है, पर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइज था वो। और दूसरा, एक मोसाद जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका था ईरान में, और उससे मदद से ही इसके टॉप मिलिट्री कमांडर, टॉप साइंटिस्ट मार दिए। जिस देश के टॉप साइंटिस्ट मारे जाएं, तो सच्चाई है जो अब आगे साइंटिस्ट आएंगे उनको टाइम लगेगा दोबारा इस प्रतिक्रिया को शुरू करने के लिए। तो ये सच्चाई है कि इजराइल को जो मिलना था वो मिल चुका था, अभी ये काउंटर प्रोडक्टिव था। ईरान को लग रहा था कि अगर वो अब लड़ेगा तो नुकसान इसका और होगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है, और वो अकेला भी नहीं लड़ पाएगा, स्पेशली इजराइल से। अगर अमेरिका उसकी सपोर्ट करेगा, उसकी सपोर्ट करने कोई नहीं आया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चौधरी साहब, जो हमें समझनी चाहिए कि जो लगता था कि शायद रूस और चीन खुल के आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। रूस जो है वो रशिया यूक्रेन लड़ाई में है, उसके पास ना हथियार ना वेपन है देने को। इसी प्रकार से चीन ने भी कोई खास मदद नहीं की, उसने भी कुछ हथियार को अम्यूनिशन दिया ना नॉर्थ कोरिया। तो इस लड़ाई में ईरान को महसूस हुआ वो अकेला है, मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ नहीं है, और इसी प्रकार से जिस पे उसने भरोसा किया था इन 3 देशों पे, कोई खुल के नहीं आया। तो ऐसे में दोनों को फायदा था कि सीज फायर हो और बातचीत का दौर स्टार्ट हो। और मुझे लगता है इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की जो
प्रतिक्रिया है, जो उसने भी एक इनिशिएटिव लिया, मुझे लगता है वो काफी ठीक था और सक्सेसफुल भी रहा। अगर ये सीज फायर होल्ड ऑन करता है तो ये बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ चौधरी साहब। और अभी कतर का मैं बयान देख रहा था, कतर का कहना था कि चलिए इजराइल और ईरान के बीच तो सीज फायर हो गया, अब ट्रंप को हमास के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको भी रुकवाना चाहिए। देखो वो सच्चाई है कि वो अभी रुकेगी। देखो हमास एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिसके इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हमास एक रूल कर रहा था गाजा पट्टी पे, पैसा आता था तो पैसा उसका इस्तेमाल वेलफेयर मीन से नहीं, उसने टनल बनाई, उसने हथियार जमा किए, उसने जेनोसाइड किया, उसने इजराइल के अंदर, तो उसकी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी हद तक डिग्रेड कर चुका है इजराइल। और मुझे लगता है वो भी समय आ गया, कहीं ना कहीं सीज फायर की बात होने की चल सकती है, उस पर बातचीत होगी। पर हमास कोई दूध का धोया नहीं है। हमास एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जिसको आपने अगर छोड़ दिया अभी तो फिर दोबारा फन उठाएगा। तो अब मुझे लगता है कि काफी हद तक उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हो सकता है आने वाले समय में इजराइल जो है वो इस बात से माने कि कहीं ना कोई बातचीत करके हमास से भी सीज फायर हो, मगर उसके जो हैं अभी भी हॉस्टेज वो वापिस आए। तो ये मुझे लगता है बातचीत होगी, मगर ये सच्चाई है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी काफी नष्ट हुई है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। ये एक चिंता का विषय है चौधरी साहब। निवास सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर अपडेट देने के लिए, जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के दर्शकों को इस पूरे प्रकरण पर समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।